हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है काइंड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक बजट, यानी कि सार्वजनिक बजट के प्रकार या वर्गीकरण। फर्स्ट है इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, यानी कि आर्थिक वर्गीकरण। इसके बारे में सुनिए। बजट के आर्थिक वर्गीकरण के अंतर्गत सार्वजनिक व्यय एवं सार्वजनिक आय को अधिक वर्गों के अनुसार विभाजित किया जाता है। वस्तुतः आर्थिक वर्गीकरण सरकारी आय और व्यय का आर्थिक श्रेणियों से वह वर्गीकरण है जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की क्रियाओं पर सरकारी लेन देन के अल्पकालिक प्रभाव का विश्लेषण करना होता है। इस वर्गीकरण के अनुसार सार्वजनिक आय को पहले दो भागों में बांटा जाता है। नंबर आ कर आय स्रोत तथा नंबर बा गैर कर आय स्रोत। कर आय स्रोत पुनः तीन भागों में बांटे गए हैं। फर्स्ट है आय पर कर, टैक्सेस ऑन इनकम। सेकंड है संपत्ति तथा पूंजीगत व्यवहारों पर कर। तथा थर्ड है वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर। इसी प्रकार गैर कर आय स्रोत निम्न वर्गों में बांटे जाते हैं: ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ, राजकोषीय सेवाएं, सामान्य सेवाएं, सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं, विदेशों से नकद अनुदान। इसी प्रकार सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण दो प्रमुख भागों में किया जाता है: विकास व्यय और गैर विकास व्यय। विकास व्यय को चार भागों में बांटा गया है: सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं, सामान्य सेवाएं तथा राज्यों को सहायक अनुदान। गैर विकास व्यय को 10 भागों में बांटा जाता है। राष्ट्रीय आय लेखा एवं विकास योजनाओं के संदर्भ में आर्थिक वर्गीकरण उपयोगी है। नंबर 2 आता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन, यानी कि कार्यमूलक वर्गीकरण। बजट के कार्यमूलक वर्गीकरण के अंतर्गत व्ययों का वर्गीकरण राज्य के उद्देश्यों अथवा कार्यों के आधार पर किया जाता है। ऐसे वर्गीकरण से उन उद्देश्यों के विषय में उपयोगी जानकारी मिलती है जिन्हें लोक व्यय के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इस तरह जब सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण प्रदत्त सेवाओं के आधार पर किया जाता है तब उसे कार्यमूलक वर्गीकरण कहा जाता है। इस वर्गीकरण के अंतर्गत कुल व्यय को कुछ निर्धारित भागों में विभाजित किया जाता है। यथा नंबर फर्स्ट है आर्थिक सेवाएं, कृषि, परिवहन, संचार, ऊर्जा खनन एवं निर्माण आदि। नंबर सेकंड है सामाजिक सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदि। नंबर थर्ड है सामुदायिक सेवाएं, सड़क एवं पुल, सफाई आदि। नंबर फोर्थ है सामान्य लोक सेवाएं, प्रतिरक्षा, सामान्य प्रशासन, पुलिस तथा न्याय। सार्वजनिक व्यय की ही भांति राजस्व का भी वर्गीकरण किया जाता है। यथा कर राजस्व, आयकर, निगम कर तथा बिक्री कर आदि तथा गैर कर राजस्व। इस प्रकार इस वर्गीकरण के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि राज्य द्वारा किस सार्वजनिक सेवा पर कितना व्यय किया जा रहा है। यदि सरकार की व्यय व्यवस्था उपयुक्त न हो तो उसे आवश्यकतानुसार बदला जा सकता है। वर्तमान व्यय व्यवस्था का विश्लेषण करके यह मालूम किया जा सकता है कि उसमें क्या कमी है व उसे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किस प्रकार बदला जाना चाहिए। नंबर थर्ड आता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्लासिफिकेशन। दोनों का सम्मिश्रण आर्थिक व कार्यमूलक वर्गीकरण। बजट की उपयुक्त दोनों विधियों को मिलाकर बजट का आर्थिक व कार्यमूलक वर्गीकरण तैयार किया गया है। यह व्यय के विभिन्न आर्थिक शीर्षकों में विभाजन करते हुए यह भी व्यक्त करता है कि
किसी आर्थिक श्रेणी विशेष में कार्यों की दृष्टि से कितना कितना व्यय किया गया है अथवा विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं की दृष्टि से कितना व्यय किया गया है। बजट के आर्थिक व कार्यमूलक वर्गीकरण द्वारा यह भी स्पष्ट होता है कि आर्थिक नीति के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बजट का कहाँ तक योगदान रहा है। उदाहरणार्थ, आर्थिक विकास की दर को त्वरित करने से बजट का क्या योगदान रहा है। यह बजट के आर्थिक व कार्यमूलक वर्गीकरण से मालूम किया जा सकता है। यदि यह प्रतीत होता है कि बजट आर्थिक विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति में वांछित सहयोग नहीं दे रहा है, तो बजट के आर्थिक व कार्यमूलक वर्गीकरण में यथोचित परिवर्तन कर बजट को आवश्यकता के अनुरूप बनाया जा सकता है, ताकि बजट आर्थिक नीति के एक उपयुक्त यंत्र के रूप में कार्य कर सके। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए आर्थिक व कार्यमूलक वर्गीकरण और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन देशों में साधनों का अभाव रहता है। ऐसी परिस्थिति में साधनों का अनुकूलतम उपयोग आवश्यक है। हर्ष की बात है कि आज विश्व के सभी देशों में बजट के आर्थिक व कार्यसूचक वर्गीकरण का प्रचलन हो रहा है। गत 6 वर्षों के अभिलेखों ने यह इंगित किया है कि राजकीय लेन देन का आर्थिक व कार्यमूलक वर्गीकरण उत्तरोत्तर राज्य की उन मूल सूचनाओं का अभिन्न अंग बन गया था जो सरकार निरंतर बजट दस्तावेज के अंग में के रूप में देती थी। इन वर्गीकरणों का उद्देश्य राजकीय क्षेत्र व बाकी अर्थव्यवस्था के मध्य अंतर संबंधों का विश्लेषण संभव बनाना है। साथ ही राजकीय बजट व आर्थिक विकास योजनाओं के समष्टि को विशेषतः उनके वार्षिक भागों से जोड़ना है। नंबर 4 आता है परफॉर्मेंस बजट, यानी कि निष्पादन बजट। 1949 में प्रथम हूवर आयोग, फर्स्ट हूवर कमीशन ने अमेरिका में निष्पादन बजट, परफॉर्मेंस बजट शब्द का इस्तेमाल किया, जब इसने यह सिफारिश की कि कार्यों, प्रोग्रामों तथा क्रियाओं पर आधारित बजट पद्धति को अपनाना चाहिए। ऐसी बजट पद्धति को अमेरिका में सर्वप्रथम प्रतिरक्षा विभाग में अपनाया गया। इस पद्धति के निम्नलिखित 2 प्रमुख बात थी। नंबर का व्यय के विषय ऑब्जेक्ट के स्थान पर बजट को कार्यों, फंक्शंस के आधार पर तैयार करना, तथा है क्रियाओं के कुशल निष्पादन के लिए कार्यों की लागत की माप करना। जेसी बर्कहैट ने निष्पादन बजट की निम्न परिभाषा दी है। निष्पादन बजट वह है जो उन प्रयोजनों एवं उद्देश्यों जिनके लिए फंड का अनुरोध किया जाता है, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित प्रोग्रामों की लागत तथा प्रत्येक प्रोग्राम के निष्पादन की माप के लिए परिमाणात्मक आंकड़ों को उपस्थित करता है। निष्पादन बजट के 5 चरण हैं, निम्न 5 चरण। नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव, यानी कि उद्देश्य। व्यक्तिगत प्रोग्रामों के उद्देश्यों को साफ साफ परिमाणात्मक और मानवीय रूप में बताना चाहिए। इन उद्देश्यों को सरकार के दीर्घकालीन लक्ष्यों के संदर्भ में देखना चाहिए। नंबर 2 आता है एनालिसिस, यानी कि विश्लेषण। प्रोग्रामों के चयन में वैकल्पिक प्रोग्रामों का लागत लाभ विश्लेषण करना चाहिए। नंबर 3 है बजट क्लासिफिकेशन, यानी कि बजट वर्गीकरण। जिन प्रोग्रामों को क्रियान्वयन के लिए चुना जाए उनका उचित वर्गीकरण होना चाहिए ताकि साधनों के आवंटन में सुविधा हो। नंबर 4 है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन। विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने में विभिन्न संगठनों की भूमिका निर्धारित रहती है तथा वित्तीय नियमों एवं लेखा व्यवस्था को प्रोग्राम के प्रभावी क्रियान्वयन के अनुरूप ढालना होता है। 5 है इवोल्यूशन, यानी कि मूल्यांकन। उद्देश्यों के अनुरूप प्रोग्रामों के मूल्यांकन की कसौटी को विकसित करना होता है तथा क्रियान्वयन एवं पूरा होने पर मूल्यांकन को मॉनिटर करने के लिए आवश्यक वित्तीय
भौतिक तथा आर्थिक आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाना पड़ता है। नंबर 5 पॉइंट आता है प्रोग्राम बजटिंग, यानी कि कार्यक्रम बजट व्यवस्था। यह बजट व्यवस्था इस बात पर जोर देती है कि कार्यक्रमों के आधार पर बजट का वर्गीकरण किया जाना चाहिए। कार्यक्रम दृष्टिकोण में अंतिम फल पर बल दिया जाता है। कार्यक्रम बजट के अंतर्गत विभागीय अथवा उसके ऊपर के स्तर पर निर्णय लिया जाता है कि क्या कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं। कार्यक्रम बजट में प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की लागत आंकी जाती है और यह अनुमान लगाया जाता है कि अंतिम फल क्या होगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का विश्लेषण करके यह निश्चित किया जाता है कि कौन सा कार्यक्रम अधिक उपयुक्त है। कार्यक्रम बजट व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इस व्यवस्था के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा की गई वित्तीय मांगों के औचित्य पर सही निर्णय लिया जा सकता है। नंबर 6 आता है प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड बजटिंग सिस्टम, PPBS, मतलब इसको शॉर्ट में बोलते हैं, यानी कि योजनाकरण, प्रोग्रामिंग तथा बजटिंग व्यवस्था। 1950 के दशक के मध्य में द्वितीय हूबर आयोग ने प्रोग्राम बजटिंग शब्द का उपयोग किया। इस नए दृष्टिकोण को योजनाकरण, प्रोग्रामिंग तथा बजटिंग व्यवस्था के रूप में अपनाया गया और इसे अमेरिका प्रतिरक्षी विभाग ने अपनाया। नंबर 7 आता है जीरो बेस बजटिंग, यानी शून्य आधारित बजट। वर्ष 1960 के उत्तरार्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट प्रणाली का निगमीय औद्योगिक संगठनों में प्रचलन हुआ, परंतु सरकारी बजट निर्माण में इस प्रक्रिया को प्रायोगिक तौर पर लागू करने के बाद सरकार ने अपने कदम पीछे हटा लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।